नमस्कार दोस्तों, गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास को, आप सभी को पता होगा। और प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्रम में हम लोगों ने अध्याय 14 के भाग 6 तक के वीडियो को देख चुके हैं। आज हम लोग अध्याय 14 के ही भाग 7वें वाले वीडियो को देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था फाहियान की भारत यात्रा को लेकर के, जो चीनी यात्री था। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि हम लोग प्राचीन इतिहास के अंतर्गत गुप्त वंश के बारे में जान रहे हैं, और गुप्त वंश के इसी कड़ी में हम लोग आज कुमार गुप्त प्रथम के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, और वीडियो को आप लोग इत्मीनान से पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप प्राचीन इतिहास को शुरू से देखना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप लोग उस पर क्लिक कीजिएगा। तो पूरे जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया है प्राचीन इतिहास से रिलेटेड यानी संबंधित, आपको सारे वीडियोस आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे फ्रेंड्स, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त प्रथम जो शासक रहे गुप्त वंश के, उन्हीं के शासनकाल में स्थापना हुआ था। ध्यान में रखिएगा, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कहे जाते हैं कुमारगुप्त प्रथम। महेंद्रादित्य की उपाधि भी इन्होंने धारण की हुई थी, और इनके काल में पुष्यमित्रों का आक्रमण हुआ था। एक जाति का नाम है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा, एक जाति का आक्रमण हुआ था किन पर, तो गुप्त साम्राज्य पर। तो उनका नाम है पुष्यमित्र। इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कुमारगुप्त प्रथम कौन सी उपाधि धारण किए हुए थे, उनका शासनकाल क्या रहा है, और उसके बाद देखेंगे विषय सूची के बारे में। तो कुमारगुप्त प्रथम को कहीं कहीं पर कुमारगुप्त भी देखने को मिलेगा। इन्होंने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की हुई थी। इनके अन्य भी कई उपाधियां हैं, हम लोग नीचे बात करेंगे। इनकी जो शासनकाल की अवधि है फ्रेंड्स, वो 415 ईस्वी से लेकर 455 ईस्वी तक है। 415 से 455 ईस्वी, इन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया। ध्यान में रखिएगा, इनकी विजय के बारे में कुछ ज़्यादा विस्तार नहीं मिलता है। कहने का मतलब इनका जो भी अभियान होता है युद्ध करना, इसके बारे में इनके अभिलेखों से या सिक्कों से कोई ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि इन्होंने लगता है नहीं है कि इन्होंने कोई युद्ध ज़्यादा किया है। ऐसा कहा जाता है कि अपने जो भी इनके पूर्ववर्ती गुप्त शासक रहे हैं, उनके साम्राज्य को ये अक्षुण्ण बनाए रखें, यानी उसको बरकरार रखे, न हरास किए न उसके साम्राज्य को फैलाए। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आइए विषय सूची को देख लेते हैं कि इस वीडियो में किन किन चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कुमारगुप्त प्रथम के परिचय को देखेंगे, उसके बाद उनके इतिहास जानने के कौन कौन से साधन है, स्रोत है, उसके बारे में देखेंगे। उनके विजयों के बारे में देखेंगे, उनके प्रांतीय पदाधिकारियों के बारे में देखेंगे, और अंत में धर्म तथा उनकी धार्मिक नीतियों के बारे में देखेंगे। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है कुमारगुप्त प्रथम का परिचय हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो परिचय है यह, मैं बता रहा हूं आपको, केवल सुनना है और समझना है। बस आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आएंगी, बस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा कि कुमारगुप्त प्रथम के पहले चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल था। तो यहाँ पर मैंने लिखा है चंद्रगुप्त द्वितीय। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त द्वितीय और उनकी पत्नी ध्रुव देवी से कुछ संतानें उत्पन्न हुई। किनके बीच, तो चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी जो उनकी पत्नी थी, उनकी जो संतानें थी, उनमें सबसे बड़ा जो पुत्र निकला वही कुमारगुप्त प्रथम था। यहाँ पर देख लीजिए, और उसने करीब 40 वर्षों तक शासन किया। ये चीजें आप लोग को ध्यान में आ गया होगा, इसमें कुछ समझना नहीं है। चंद्रगुप्त द्वितीय का एक छोटा भाई था फ्रेंड्स, गोविंद गुप्त, जो बसाड़ यानी वैशाली का राज्यपाल था। बसाड़ बिहार में पड़ता है, वैशाली में, ध्यान में रखिएगा। तो वैशाली का राज्यपाल था। तो बहुत सारे विद्वान यानी इतिहासकार मानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उत्तराधिकार को लेकर उसके पुत्र कुमारगुप्त और उसके भाई गोविंद गुप्त के बीच उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है उत्तराधिकार को लेकर किन किन के बीच, तो कुमारगुप्त प्रथम और गोविंद गुप्त के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। इस युद्ध में संभवतः कुमारगुप्त प्रथम विजयी हुआ और वही शासक बना। तो ये चीजें आप लोगों को डेटा जो ऊपर में मैंने ये ग्राफ जो बनाया हुआ है आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं इतिहास के कौन कौन से साधन हैं जिसकी सहायता से कुमारगुप्त प्रथम के बारे में जाना जा सकता है। तो दो साधन है फ्रेंड्स, एक तो अभिलेख है शासकों के, और एक है मुद्रा। उस समय कौन कौन से मुद्रा चलाए जाते थे, इन दो चीज़ों से कुमारगुप्त प्रथम के बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो आइए सबसे पहले अभिलेख देख लेते हैं, उसके बाद मुद्रा को देखेंगे। सबसे पहला अभिलेख है फ्रेंड्स बिलसद अभिलेख।
ये बिलसद अभिलेख जो है फ्रेंड्स, ये आपको उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये गढ़वा के 2 शिलालेख हैं, यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में पड़ता है। मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश में पड़ता है। करमदंडा अभिलेख जो है फ्रेंड्स, यह उत्तर प्रदेश के ही फैजाबाद जिले में पड़ता है। मन कुंवर अभिलेख यह इलाहाबाद में है, मथुरा उत्तर प्रदेश में है, सांची मध्य प्रदेश में है, तुमुन अभिलेख ग्वालियर मध्य प्रदेश में है, और बंगाल से प्राप्त अभिलेख। तो ये अभिलेखों के नाम है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद मुद्रा के प्रकार देख लिया जाए तो अश्वमेध प्रकार, इससे पता चलता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ किया था और उसी के उपलक्ष्य में सिक्का ढलवाया था, उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से वह यज्ञ कर रहा है। एक सिक्का है व्याघ्र निहंता प्रकार, यानी बाघ को किस तरीके से मार रहा है, शिकार कर रहा है, उसका अंकन कराया गया है एक सिक्के पर। उसके है अश्वारोही प्रकार, यानी घोड़े को जो हाँकता है यानी उसको चलाता है, हॉर्स राइडिंग जिसको बोलते हैं, उसको भी दिखाया गया है एक सिक्के में। एक सिक्के में दिखाया गया है धनुर्धारी प्रकार, यानी राजा जो है कुमारगुप्त प्रथम वो धनुष को लिए हुए है और प्रत्यंचा चढ़ाए हुए है। एक है गजारोही, यानी हाथी पर वो बैठा हुआ है। और एक है कार्तिकेय प्रकार, कार्तिकेय का पूजा होता है फ्रेंड, ध्यान रखिएगा। कार्तिकेय कौन है, तो भगवान शंकर के बेटे हैं, ध्यान रखिएगा। सिक्कों पर अंकित उपाधियां कौन कौन सी हैं, इसको जरा सा देख लीजिए। तो सिक्कों पर जो उपाधियां अंकित है फ्रेंड्स, महेंद्रादित्य, अश्वमेध महेंद्र, श्री महेंद्र और महेंद्र सिंह, यही उपाधियां हैं जो कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों पर अंकित है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। आइए अब आगे बात करते हैं उनके विजयों के बारे में। तो मैंने नोट में लिखा है सबसे पहले कि कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों अथवा लेखों से उसके किसी सैनिक विजय की जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं उसको देख लीजिए। जैसे कि पुष्यमित्र जातियों का गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण हुआ। ये पुष्यमित्र कहाँ पर रहते थे, तो कुछ इतिहासकार मानते हैं फ्रेंड्स, जो नर्मदा नदी है ना, जो आप बहती है, आप लोग जानते हैं, जाकर के गिरती है कहाँ पर, तो अरब सागर में, उसी के मुहाने के इलाके में ये जातियाँ रहती थी। तो इसमें कुछ पॉइंट है, देख लीजिए। स्कंदगुप्त फ्रेंड्स एक राजा था गुप्त वंश का, जो कुमारगुप्त का पुत्र था। उसी के भीतरी स्तंभलेख में इसका वर्णन मिलता है कि इसके साम्राज्य पर पुष्यमित्र जातियों का आक्रमण हुआ था। कब आक्रमण हुआ था, तो कुमारगुप्त प्रथम जब वृद्धावस्था में चला गया था उस समय आक्रमण हुआ, और उसको शांत करने के लिए आपको कुमारगुप्त प्रथम ने स्कंदगुप्त को भेजा था। और स्कंदगुप्त बहुत सारी क्षति भी हुई थी इसको लेकर के, काफ़ी धन की हानि हुई थी, ध्यान रखिएगा। अब आइए अश्वमेध प्रकार के बारे में जान लेते हैं। तो किस उपलब्धि के उपलक्ष्य में इस यज्ञ का अनुष्ठान किया यह ज्ञात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि कुमारगुप्त प्रथम जो राजा था फ्रेंड्स गुप्त वंश का, वह अश्वमेध यज्ञ किया, लेकिन किस उपलब्धि के उपलक्ष्य में राजा क्या करता था, कोई उपलब्धि हासिल करता था तो उस उपलक्ष्य में यज्ञ करता था। आप सभी को मैंने बताया है पीछे, लेकिन इसकी किस उपलब्धि में यह यज्ञ किया था अश्वमेध यज्ञ, इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं है। अब इसके धर्म तथा धार्मिक नीति पर बात कर लेते हैं। यह अपने पिता की भांति वैष्णव था, वैष्णव मतावलंबी था, ध्यान रखिएगा, परंतु अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णु था। इसका मतलब कि सहनशीलता धारण किए हुए था। ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म को लोगों को सताता था या नफरत करता था, सभी को समान रूप से संरक्षण देता था। यह बुध, शिव, सूर्य को मानने वाले लोगों का संरक्षण किया करता था। ये चीज़ें मिली हुई है इतिहास में। अब आइए कुछ प्रमुख तथ्य हैं उसको देख लीजिए, जो इनसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मंदसौर अभिलेख है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। एक बात और मैं बताना भूल गया, यहाँ पर मैं बताऊंगा आगे। मंदसौर अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन किस अभिलेख में है, तो मंदसौर अभिलेख में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा गया है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख जो हैं इसी के मिलते हैं, किसके, तो कुमारगुप्त प्रथम के। कुमारगुप्त प्रथम ही गुप्त राजा ऐसा है जिसके शासन काल में सबसे ज़्यादा जो है अभिलेख लिखवाए गए हैं। कितने लिखवाए गए हैं, तो 18, ध्यान रखिएगा, 18 अभिलेख मिलते हैं इसके। सर्वाधिक मिले हैं किनके, तो गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं, तो कुमारगुप्त प्रथम के। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। तुमुन अभिलेख ग्वालियर में है, मध्य प्रदेश में। तो कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य की तरह बताया गया है। किसको बताया गया है, तो कुमारगुप्त प्रथम को क्या बताया गया है, तो शरदकालीन सूर्य की तरह। ध्यान रखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यही संस्थापक रहे हैं। और ये विश्वविद्यालय ऐसी थी फ्रेंड्स कि ध्यान रखिएगा, वहाँ पर महायान शाखा की पढ़ाई होती थी। इसके अलावा आयुर्वेद सब संस्कृत भाषा में पढ़ाई होती थी, संस्कृत लैंग्वेज में।
मतलब उसमें पढ़ने देश में तो अपने देश से लोग पढ़ते ही थे और विदेशों से भी बहुत सारे छात्र आते थे पढ़ने के लिए। काफ़ी कठिन प्रतियोगी परीक्षा होता था उसी के। इसमें कोई भी अगर प्रवेश पाना चाहता था इस यूनिवर्सिटी में तो उसको काफ़ी कठिन प्रवेश परीक्षा पास करनी होती थी, उसके बाद इसको उसमें दाखिला मिलता था। तो ध्यान में रखिएगा, उसमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलता था, वैदिक धर्म की जानकारी भी मिलता था, मतलब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता था। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना है। वीडियो आपको जरा सा भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।